ग्रुप था कॉलेज स्टूडेंट्स का, कैंपिंग के लिए गए हुए थे। उनके ग्रुप में एक लड़की थी, तो वो खो गई। उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया उस लड़की को ढूंढने के लिए, और वो एक सूखे से बड़े से पेड़ के अंदर बैठी हुई थी ऐसे दुबक के। लेकिन जब वो लड़की चल रही थी ना, तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है ऐसे, मतलब उसका ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई आ रहा है और उनको देख रहा है। लड़की ने इस बंदे से बोला, तुम्हारी कमर पे बना जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको अपने कानों में ऐसी झिंगुरों की आवाजें सुनाई देने लगी बहुत तेज, और जितने भी वहां पे बंदे थे इनकी टीम के, उसको किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। गांव में किसी घर में शादी थी, जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब अपने अपने घर जाने लग गए। तो उसमें से एक लड़की थी, तो उसको बीच में एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने उससे बोला, तू एक काम कर, तू यहाँ पे खड़ी हो, मैं भी आ रही हूँ। उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया, तो उस आदमी ने उससे बोला, यहाँ मत खड़ी हो, अपने घर चली जा, कोई पानी वानी भरने नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला, तो वो लड़की अपने फिर घर चली गई। अगले दिन फिर जिसके घर पे शादी थी उनसे पूछा गया कि भाई कौन वो बुढ़िया थी, तो उनको तो पता ही नहीं, भाई ऐसे तो बुढ़िया कोई है ही नहीं हमारे घर में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है आपके फेवरेट जॉनर का, जो कि है हॉरर। आज हमारे साथ है प्रवीण भाई। प्रवीण भाई कंटेंट क्रिएटर हैं। ये अपने चैनल पे भी वो रियल इंसिडेंसेस शेयर करते हैं जो कि ऑडियंस अपने पर्सनल किस्से इनको भेजती है। तो आज ये हमारे लिए भी कुछ बढ़िया बेहतरीन डरावनी हॉरर स्टोरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले स्वागत है प्रवीण भाई आपका हमारे शो पे। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे मुझे इनविटेशन देने के लिए। और आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ हैं। हमने सोचा हमारे चैनल के लिए भी आप कुछ बढ़िया हॉरर स्टोरीज ले आओ, हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं पिछले 6-7 सालों से अपने चैनल पर हॉरर स्टोरीज डाल रहा हूँ, और मैं नॉर्मल ऑडियो स्टोरीज डालता हूँ, मतलब फेस कैम मैं नहीं करता हूँ अपनी रिसेंटली मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करा है फेस कैम के लिए, लेकिन मैं इतने सालों से ऑडियो स्टोरीज डालता आ रहा हूँ अपने चैनल पे। तो बेसिकली ज़्यादातर जो मैं अपने कंटेंट डालता हूँ अपने चैनल पे, वो मेरे व्यूवर्स की ही भेजी गई स्टोरीज होती हैं, रियल लाइफ उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि उनके साथ में हो रखे होते हैं। ठीक है। तो हालांकि मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों को जो है एंटरटेनमेंट के तौर पर लो, और हम भी आज के इस एपिसोड में भी जो मैं स्टोरीज सुनाने वाला हूँ, ये भी एंटरटेनमेंट के तौर पे ही हम इन सब चीज़ों को लेंगे। लेकिन फिर भी जब ये चीज़ें जिन लोगों के साथ में होती हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं होता, उन लोगों के लिए तो ये एक नाइटमेयर होता है बिल्कुल। बहुत से केसेस में तो बहुत बुरा भी होता है, मौतें भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आज कुछ स्टोरीज़ मैं आपको अपनी पर्सनल फेवरेट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको सुनाने जाता हूँ। और अभी मेरे को लास्ट वीक ही मेरे एक व्यूवर हैं, वो मुस्लिम व्यूवर हैं, तबस्सुम नाम है उनका, उन्होंने अपनी एक स्टोरी भेजी थी। आप नाम ले सकते हो उनका? हाँ, उन्होंने लिख के भेजा अपना नाम। ठीक है। जो कुछ ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि आप मेरा नाम मत लेना, तो उनका मैं पब्लिकली नाम नहीं लेता हूँ। इन्होंने तो पर्टिकुलर नाम बताया अपना, और भी फैमिली मेम्बर्स के नाम। कहाँ की स्टोरी है ये? यूपी की है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली ये लोग यूपी में रहा करते थे, और इनकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से। ठीक है। 2017 से इवेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2017 से पहले घर भी वही था, फैमिली भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल हमारी किसी की भी लाइफ चलती है। मतलब पैरानॉर्मल रिलेटेड इंसिडेंट्स इनके साथ में नहीं हो रहे थे उस घर में। फिर क्या हुआ, 2017 के महीने में इसकी बड़ी बहन थी, इस लड़की की जिसने स्टोरी भेजी ना, इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है शबाना। तो उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसको लड़की पैदा हुई। तो डिलीवरी के 1-2 दिन बाद इसकी बड़ी बहन घर पे आ रखी थी, और बेड पे वो छोटी बच्ची लेटी हुई थी, साथ में ये अपनी लेटी हुई थी। तो बाय चांस की बात है कि शाम का टाइम था, और उस टाइम पे कमरे में कोई भी नहीं था। तो शबाना को सामने खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब बिल्ली तो कई बार दिखाई दे जाती हैं, घरों में घुस जाती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसको, वो बिल्ली देख के ये लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि ये बेहोश हो गई। और इसके घर वाले फिर आए, देखा कि इसको तो जो है होश ही नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए वो। अब तब तक तो इसको किसी को पता नहीं था कि इसने बिल्ली देखी है, क्या देखी है, कि वो बेहोश थी। ये तो बाद में पता चला था कि भी उसने जो है बिल्ली देख ली थी वहाँ पे। तो डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इसको। तो 3 दिन तक ये बताते कि ये बंदी वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर। एक पॉइंट पे तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमें नहीं पता इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हमें नहीं लगता है लड़की बच पाएगी आपकी। हो सकता है डिलीवरी हुई है इसकी जस्ट 2 दिन पहले, इसलिए शायद बॉडी में कोई कमजोरी आ गई, उस वजह से इसको होश नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे ड्रिप्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि उसको कुछ होगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ में, तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरी रात जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो शाम के टाइम पे इसको एकदम से होश आ गया, और इसकी मम्मी जस्ट वहीं पर ही इसके साथ में बैठी हुई थी। अब जिस कमरे में एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा साथ में रुक सकता था,
और एक के अलावा वो किसी को रुकने नहीं देते। तो इसकी मम्मी साथ में रुकती थी वहाँ पे, और इसके पापा वहीं हॉस्पिटल में ही जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो अपना रात में सो जाते थे। तो उस टाइम पे इसकी मम्मी थी इसके साथ में। तो ये उठी और अपनी मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे सर के बाल बांध दो। तो इन्होंने, इसकी माँ ने इसके सर के बाल बांध दिए और फिर थोड़ी बहुत देर इन्होंने बातें की आपस में, नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल लड़की। और उसके बाद फिर से वो अपना सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी उसकी बॉडी में। तो फिर क्या हुआ, जब वो लेट गई ना, तो इसकी माँ ने सोचा कि यार अब देखो मतलब वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। इसकी माँ ने इसके अंगूठे में अपना दुपट्टा बांध दिया कि एक तो डिलीवरी भी हो रखी थी, कमज़ोर थी वो, कि बाई चांस इसको रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं ना उठूँ तो ये दुपट्टा हिला के कम से कम मेरे को उठा दे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो उसने दुपट्टा बांध दिया, और दुपट्टा बांधने के बाद वो भी सो गई इसकी मम्मी, और इसके पापा भी अपना थोड़ी बहुत देर आए, बात करी, और फिर वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए अपना सोने के लिए। अब क्या हुआ, रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तब तक सारे नर्सेस वगैरह भी अपना स्लीप मोड पे चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो 12:30-1 बजे के करीब इसकी मम्मी को अपना हाथ खिंचता हुआ महसूस हुआ। तो और लेकिन पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको ना हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से इसने देखा, इसकी माँ ने उठ के, कि ये क्या हो रहा है, हाथ मेरा कैसे खिंच रहा है। तो देखा कि इसकी वो लड़की थी शबाना, वो बेड के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। अरे हाँ, वो बिल्कुल हवा में फ्लोट हो रही है वो लड़की। तो ये देखते के साथ ही वो चिल्लाई इसकी माँ, और वो चिल्लाई, और वो हवा में फ्लोट होती हुई तो ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। मतलब कि जो 100% पोजेशन वाला सीन होता है ना, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी के जो भी स्टाफ में नर्सेस वगैरह थी, वो भी सब भागती हुई आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हवा में फ्लोट हो रही, तो वो भी डर के एकदम से पीछे हुई। भाई ऐसी चीज़ में तो कोई भी डर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये सब यहाँ पे चल रहा था ना इस कमरे में, तो इसके पापा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, उनको एक सपना आया। उनको सपने में ये तो नहीं दिखा कि कौन है, लेकिन सपने में किसी ने उनसे बोला कि तू सो क्यों रहा है, जल्दी उठ, तेरी बेटी खतरे में, उसकी जान बचा जाके जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो उसको जैसे ये सपना आया इसके पापा को, वो उठे और भागे 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट भी नहीं पकड़ी, वो सीधा भागते हुए गए 3rd फ्लोर पे, और अंदर पहुंचे उस कमरे में तो देखा कि वो हवा में फ्लोट हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने जल्दी से जाके उस लड़की का अपना हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते के साथ ही वो लड़की नीचे बेड पे गिर गई, और बेड पे गिरी, तो बेड पे जब वो गिरी ना, तो गिरते के साथ ही वो इसके अपने पापा को देखने लग गई लड़की, गुस्से से, लाल आंखें, आज तूने इसे बचा लिया, नहीं तो आज इसको मैं अपने साथ ले जाता। मतलब ये बात वो लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, जो भी उसके अंदर एंटिटी थी उस टाइम पे, आवाज़ भी चेंज हो रखी थी उसकी, आदमी की किसी की आवाज़, उस लड़की की आवाज़ नहीं। और सोने से पहले इसकी माँ ने उसके बाल वाल बांधे, तो सब बाल वाल सब उसके खुल गए। तो इसके बाद फिर मतलब उसने ये बात बोली, और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई लड़की। फिर इन्होंने, इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर वॉक्टर से पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है इसको लड़की को। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी बाबा वाबा को दिखाओ, ये मेडिकल से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ और ही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, होश में भी आ गई, लेकिन इन्होंने अगले 2-3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अब ये इनके साथ में ना पहली बार इस तरीके की चीज़ हुई थी, इससे पहले इनको पैरानॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों वगैरह को पहुंचाई। ये जो लड़की थी, इसकी नानी के घर में भी फ़ोन वोन करके इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शबाने के साथ में, आप किसी को पता करो, कोई बाबा वाबा मिले तो उससे पूछो इसको क्या हुआ है। तो इसकी नानी ने अपने गाँव में पता किया, यूपी में ही उनका गाँव था, फलौदी करके कोई गाँव है, वो उनके नानी का गाँव था। तो उस गाँव में पता किया उन्होंने किसी बाबा से, तो बाबा ने बताया कि भी इसके ऊपर तो कुछ बहुत भारी कुछ करवा रखा है, और इस लड़की के पास समय कम है, इसको जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन इसकी नानी इसके पास आई हॉस्पिटल में, और इसकी माँ को बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। तो बेसिकली चौकी क्या होता है, चौकी एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिसमें कि विक्टिम की 40 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अच्छा। और फैमिली को यही लगता रहता है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, बीमार चल रहा है और इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर, मतलब ये नहीं कि 40 दिन ही खींचेंगे, 40 दिन तो मैक्सिमम है, 40 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो ये बताया उसको, और उसको बोला कि भी इसको जल्दी से गांव लेकर चलो, मेरे साथ में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके अपना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक तो उसकी डिलीवरी हो रखी थी नहीं, ऊपर से 3-4 दिन से वो बेहोश पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, ड्रिप से उसका काम चल रहा था।
तो उसकी ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो पैरों पर चल सके। तो इसकी नानी फिर दोबारा से अपने गांव गई, उस बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की तो जो है इस हालत में नहीं है कि हम उसको आपके पास में ला सकें, आप ही कोई तरीका बताओ। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक तावीज़ बना के दे रहा हूँ, ये तावीज़ जाके तुम उस लड़की के तकिए के नीचे रख देना, और तुम ये तावीज़ रखोगे ना तकिए के नीचे, तो 2 दिन बाद वो लड़की खुद मेरे पास चल के आएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसकी नानी फिर वो तावीज़ लेकर गई, हॉस्पिटल में उसके तकिए के नीचे रखा। और कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कैसी एंटिटी है उसके अंदर? अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद जैसा उसने बोला था वही उनके साथ में हुआ। 2 दिन बाद वो लड़की जो बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, उसकी इतनी कमज़ोरी हो रखी थी, 2 दिन बाद अपने पैरों पर चल के वो खुद, इनके पूरी फैमिली फिर उस बाबा के साथ में पास में गई। फलोदी नाम का गांव था, और वहाँ पे वो चोटी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो वाला बाबा जिनके पास ये गए। तो वहाँ पे गए तो बाबा ने इसका फिर और इनको बातें बताई कुछ। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो है जिन को छुड़वा रखा है किसी को। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने फिर अपनी क्रियाएं वगैरह करी, उसका इलाज कर दिया, उस जिन को हटा दिया। लेकिन उस हटाने की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये था कि उनका जो चेले होते हैं ना, बाबा वगैरह के चेले होते हैं इनके, जो कि इनके पास होते हैं, काम वाम सीखते हैं उनके पास में, तंत्र विद्या वगैरह सीखते हैं। तो इनका कोई चेला था, तो उन्होंने उस जिन को पकड़ के अपने उस चेले को दिया कि जा तू इसको जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ जा, जिससे कि इससे परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं, भगवान जाने उससे क्या गलती हुई क्या नहीं, जब वो उसका चेला लेकर जाने लगा उसको कब्रिस्तान में, तो वो उसकी मतलब उससे छूट गया, मतलब जो बंधन थे उनसे छूट गया, और उसने उल्टा उसी को ही मार दिया, जो चेला गया था उसको जान से मार दिया उसने, जिन ने। तो फिर बाबा ने उनको बताया ये बात कि भाई तुम्हारी लड़की के इलाज के चक्कर में मेरा तो शागिर्द मर गया। फिर बाबा ने इनसे 1 लाख रुपए भी लिए इलाज करने के, जो कि सभी लेते हैं आजकल, आज की डेट में फ्री में तो कोई भी इलाज नहीं करता है। तो 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन फाइनली वो लड़की जो है कुछ दिनों बाद ठीक हो गई बिल्कुल। ये करीब 5-7 दिन वहाँ पे रुके, और 5-7 दिन में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो उसको वो हो रही थी अजीब अजीब चीज़ें, चीखना चिल्लाना, वो सब बंद हो गया था। फिर इसके घर वालों ने उससे बाबा से पूछा कि बाबा ठीक है, अभी ठीक तो हो गई, अब बताओ तो सही हुआ क्या था इसके साथ में। अब ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं ना, क्लियरली बहुत ही एक आधा ऐसा होता है जो कि नाम बता देता है, ये नाम नहीं बताते हैं। तो उसने भी नाम नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसने ये करवाया है वो 4 औरतें हैं। दूसरी ये कि वो 4 औरतें इस लड़की का, शबाना का, रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे पास में आई थी एक बार, और तुमने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और तीसरी ये कि जब तुम्हारी इस लड़की का रिश्ता हो गया था, तो ये तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पे आ रखे थे, तो वो 4 औरतें तुम्हारे घर पे आई थी और तुमको सबको लड्डू खिला कर गई थी। उन 4 औरतों ने ये कराया। तो इसके तो पापा ने सुनते के साथ ही समझ गए कि ये 4 तो इसकी बुआ हैं, मतलब उसकी पिताजी की बहनें, 4 बहनें थी वो, और वही रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और बाई चांस की बात है कि जब ये इलाज के लिए गए हुए थे वहाँ पे गाँव में, वो 4 बुआ इनके घर में आ रखी थी, क्योंकि इनकी लड़की का मतलब हाल लेने के लिए रिश्तेदार इधर उधर से आते थे पता करने के लिए। तो उन्होंने घर में अपनी उनको छोड़ा हुआ था कि कोई मेहमान आए तो उसको जो है अटेंड कर सकें वो। तो वो उस टाइम भी पता नहीं क्या क्या कर रही थी उनके घर पे। तो फिर ये अगले दिन गए घर पे, इसके पापा ने बोल दिया भैया अब ये ठीक है लड़की, और अब आप जो है अपने घर चले जाओ। इन्होंने भगा दिया फिर उन 4 बुआओं को। अब यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। ये इस कड़ी में जो आने वाले सालों में इनके साथ होने वाला था ना, इसका ये सबसे पहला इंसिडेंट था। अच्छा। अभी वहाँ से आ तो गए, जिन भी उतार दिया इनकी लड़की के साथ में, लड़की की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को वो जिन अभी भी दिखाई देता था। हालांकि वो उस तरीके से परेशान नहीं करता था जैसा उस रात को किया था, वो हवा में फ्लोट हो रही थी, वैसा नहीं करता था। लेकिन रात बेरात, हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसके साथ ऐसा होता था कि रात में इसको, मतलब रात में सोते सोते चिल्ला के उठती कि वो खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सारे इसके साथ में इंसिडेंट्स होने लगे। और एक पॉइंट पे तो ये इतने परेशान हो गए थे इसके ससुराल वाले भी, लड़की के, जो जहाँ पे रहती थी, कि उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तू अपने मायके जाके रह, हमारे यहाँ पे मत आएगा। तो बीच बीच में जाती है अपने ससुराल 10-15-20 दिन के लिए, फिर अगले 2-4 महीने के लिए अपने मायके में ही रहती। तो ज़्यादातर ये अपने मायके में रहने लगी थी। अब ये 3-4 साल इनके ऐसे ही निकल गए। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था, 2021 तक इनका फिर ऐसे ही रहा। बीच बीच में थोड़े दिन वहाँ रहती, थोड़े दिन यहाँ पे आती, और इस बीच में इनको वो जिन दिखाई देता था। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस दिखाई देता था, सिर्फ इस लड़की को, शबाना को।
फिर क्या हुआ, साल 2021 में दिसंबर का महीना था, इस शबाना ही इसी लड़की का, उसका पहली लड़की हुई थी 2017 में, तो 2021 में इसने दिसंबर के महीने में इस शबाना को एक बेटा पैदा हुआ। तो डिलीवरी के बाद ये फिर से अपने जो है मायके पे आके रहने लग गई थी। अब वो बच्चा 2-4 दिन का ही था, तो 2-4 दिन बाद इसकी एक कज़न थी जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसी बुआ की लड़की जिसने इसके ऊपर कभी कुछ करवाया था, मतलब 4 साल पहले। तो वो बुआ की लड़की इनकी इतनी बोलचाल नहीं थी उससे, उसकी बुआ की लड़की से। तो एक दिन वो अचानक से बिना बताए और बिना प्रायर को इंटीमेशन दिए इनके घर पे आ गई शाम के टाइम पे। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कहाँ से आ गई एकदम से। और वो ना विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड मर रखा था और उसका बेटा 15 साल का था। और वो लोग ना गाँव में अकेले रहते थे, गाँव में अकेले रहा करती थी वो औरत। लेकिन फिर पता चला कि गाँव से भी उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया कि तू यहाँ पे उल्टे सीधे काम करती है, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो वो वहाँ से फिर इनके घर में आ गई। अब 2017 से 21 तक इसको, शबाना को, वो जिन तो दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ इनके साथ में ये हुई थी कि इनके ऊपर जो है, इसके पापा के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। ये बताते हैं कि इसके पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था उस टाइम पे। तो वो इसके बुआ की लड़की इनके घर पे आई, तो उसने बोला कि बातों बातों में उसको पता चला कर्जा हो गया है। तो उसने बताया कि मैं आपको एक इलाज बताती हूँ, उससे जो है आपकी जितनी भी समस्या है ना सारी ठीक हो जाएंगी, आपका कर्जा भी उतर जाएगा, इस लड़की को जो दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ घर में बरकत होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला कि आपको ना अपने घर पे एक दिया जलाना होगा। तो दिए की बात सुन के इसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जलाएंगे दिया। तो अगले 2-4 दिन तक वो खूब इनको बोलते थे कि आप एक दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दिया नहीं जलाया अपने घर में। फिर इनका जो घर था ना, वो घर 3 मंजिल का घर था, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे तो ये लड़कियाँ रहती थी, इनकी मम्मी उसके पापा वगैरह सोते थे। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर था वो खाली रहता था, उस पर कोई भी नहीं सोता था। और जो ऊपर टॉप फ्लोर था, 3rd फ्लोर था, उस पर इनके दोनों भाई सोया करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो लड़की है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, छोटी वाली बहन शबाना की, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे किसी काम से गई, तो उसने देखा कि वो जो उसकी बुआ की लड़की आ रखी थी घर पे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। इसने फ़ोन पे बात करते सुना, तो वो फ़ोन पे बोल रही कि ये लोग तो दिया जला ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये लोग दिया जलाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो लड़का था वो बोला कि चाहे कुछ भी कर, इनसे दिया जलवाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने ये बात सुनी, तो नीचे आके अपनी मम्मी को बताया जल्दी से कि मम्मी वो तो ऐसे ऐसे बात कर रही है, और ये तो हमारे अच्छे में नहीं आई है, इसका मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है हमारे घर में। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है। तो इसकी माँ के भी अकल पे उस टाइम पे पत्थर ही पड़ गया था, इसकी माँ ने इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर अगले दिन फिर वो उसकी बुआ की लड़की जब बाथरूम में नहाने वहाने के लिए गई, तो उसने उसका पर्स चेक किया कि देखो तो सही क्या लेकर आई है। तो पर्स में इतने सारे ताबीज़ों का गुच्छा उसके पर्स में। अच्छा। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया भी वो बाकायदा कि मम्मी ये देखो, इसके ये तो क्या क्या चीज़ें लेकर घूम रही है और ये हमारे घर में लेकर आई है, ये सब चीज़ें, आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो, ये क्यों इसको घर में रखा हुआ है। लेकिन इसकी मम्मी तब भी नहीं मानी। और जो चीज़ ये इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, दिया ना जलाना, पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई इसकी मम्मी को, उस रात को इन्होंने दिया जला दिया घर में। अब फिर क्या हुआ, शाम के टाइम पे इन्होंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद खाना वाना खा के ये सब सोने के लिए लेट गए। बाई चांस की बात है, उस दिन इसका एक भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो सिर्फ एक ही भाई था जो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, 3rd फ्लोर पे अकेला सो रहा था। तो रात में सब लोग सोए, तो 1-1:30 बजे के करीब इस लड़की के फ़ोन पे, जिसने स्टोरी भेजी है तबस्सुम के, इसके फ़ोन पे इसके भाई की कॉल आई। अब रात के 1:30 बजे फ़ोन बजेगा तो सभी की आँख खुल गई। तो इसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे कि भैया क्या हुआ, फ़ोन कैसे कर रहे हो। तो उसके भैया की आवाज़ आई दूसरी तरफ से कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। तो ये बात जैसे ही उसने सुनी तो उसके पापा भागे ऊपर, पापा के पीछे ये भागी, इसके पीछे इसकी मम्मी भागी, और ये तीनों भागते हुए 3rd फ्लोर पे गए, अंदर उसके कमरे में गए। तो देखा कि दिसंबर के महीने में इसका भाई यूँ एक कोने में ऐसे यूँ दुबक के बैठा है, पूरा पसीने से तर हो रखा, और बहुत बुरी तरह डरा हुआ। वो 21 साल थी उसकी उम्र उस टाइम पे, तो बहुत बुरी तरह वो लड़का डरा हुआ रो रहा। और इस बीच में जब ये उसके पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया, और फिर उसको नीचे लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उससे इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे।
तो उसने बताया कि ये हुआ ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे एक घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जब भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई और एक अजीब से गुर्राने की आवाज़ आई। और फिर जब वो बदबू आई ना, गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट कर देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है इनका, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इसने वो दारूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, तो वो औरत जो वहाँ पे बैठी थी वो गुस्से से चिल्लाई इसके ऊपर कि क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बंद कर। और ये बोल के उसने ज़ोर से फर्श पे हाथ मारा, मतलब ऐसा घूंसा मारा, और वो इतनी ज़ोर से मारा था उसके फर्श के ऊपर कि फर्श पे भी गड्ढा हो गया था। और ये दिख रहा था सबको? हाँ, वहाँ बकायदा गड्ढा हो गया था उस फर्श के ऊपर। जो ये दारू शरीफ पढ़ रहा तो वो हल्का सा पीछे हुई, तो उसी बीच इसने फिर कॉल किया अपने नीचे बहन को, और उसके बाद तो फिर सबको पता ही है क्या हुआ। वो वाला दिन था। फिर इसका भाई भी जो है ना ऊपर अकेले सोने के में डरने लग गया था। तो वो जो औरत इनको उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, उससे पहले इनको घर में किसी को औरत दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके घर में उस औरत का उत्पात मचना शुरू हो गया। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 साल पहले इसकी बहन के साथ जो हुआ था वो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब ये नई चीज़ें इनके साथ में क्या होना शुरू हो गई थी, इनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इसी घटना के, ये जो इसके भाई की घटना के एक जस्ट अगले ही दिन शाम के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, तो शाम को 7 बजे ये सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, और फर्श पे वो छोटा बच्चा, वो फर्श बोल रहा हूँ, बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था जो उसकी बहन को अभी हुआ था, मुश्किल से 1 महीने का होगा वो उस टाइम पे। तो और उसके बच्चे के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ के साथ में ही बेड के ऊपर उसका चाय का कप रखा हुआ था। अब इन सब ने देखा कि वो चाय का कप ऐसे किसी ने उछाल के उस बच्चे के ऊपर फेंका, जैसे कि जानबूझ के फेंका हो। वो अपने आप तो गिर ही नहीं सकता था वो कप, और वो गरम गरम चाय उस बच्चे की पूरे हाथ पे और कमर उमर पे उस पे गिर गई, उसकी बॉडी झुलस गई। तो वो कप उठा कैसे, मतलब किसने दिखा? नहीं, वो नहीं, एंटिटी ने फेंका ना वो। तो कप बेसिकली उड़ता हुआ दिखा सिर्फ? वो कप मतलब जैसे ही रखा है, वो उछल के उसके ऊपर गिर गया, लड़के के ऊपर उछल के, जैसे किसी ने फेंक के मारा उस बच्चे के ऊपर में। तो बच्चा रो रहा, बुरी तरह चिल्ला रहा। तो अब बच्चे के साथ में ही हो गया, तो उसकी बहन जो थी शबाना बड़ी वाली, जिसका बच्चा था, वो भी नाराज़ हो गई, बोलने लगी पता नहीं इस घर में क्या क्या है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, छोड़ के चली जाऊँगी, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये लोग तो कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, इनका तो ये घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कहीं भी जाते ना, रिश्तेदार के घर भी जाते, तो वो चीज़ें वहाँ तक भी इनको फॉलो करने लग जाती थी। अब यहाँ तक ये इसकी बहन जो थी, बुआ की लड़की, इनके घर में ही आ रखी थी, यहाँ पे भी घर पे ही रह रही थी इनके। फिर उसके जस्ट अगले दिन इसके मम्मी पापा, इनका एक दूसरा घर था जो कि हमेशा खाली रहता था। हाँ। तो वहाँ पे गए हुए थे वो देखने के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पे आके रहें तो कैसा रहेगा। तो उसी दिन जब वो वहाँ से गए, तो इसकी बहन एकदम से जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने को तैयार हो गई। असल में क्या था, वो जो जिन था वो इसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था। वो जिन कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन वो जिन था वो उसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था, और उसका जो लड़का था, जो दिया जलवा रही थी, उसको भी परेशान अच्छा। उसका बेटा था, उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी, और वो ये समझ गई थी कि अब ये जो है मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम हमारी मदद करोगी, ये सब चीजें करोगी, और तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन वो रुकी नहीं, वो वहां से छोड़ के भाग गई। फिर जिस रात को वो छोड़ के गई, उस रात को इसके मम्मी पापा आ गए, मतलब दूसरे घर गए हुए थे, रात तक वो वापस आ गए। फिर उसी रात को इनके साथ में एक और चीज़ हुई। रात को जब ये सो रहे थे, तो 2 दिन पहले जो इनके साथ में घटना हुई थी ना, उसके बाद से क्या करते थे, बच्चों को बीच में सुला लेते थे, और दोनों जो मेल मेंबर्स होते थे वो तो बेड पे सो जाते थे, और जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे नीचे फर्श पे लेट जाती थी। तो ये लड़की, इसकी बहन और उसकी मम्मी कोनों में लेट जाती थी, और दोनों बच्चे बीच में लेटा लेते थे। तो अब रात में क्या हुआ, रात में
लेटे लेटे सब सो गए थे, तो इसका जो छोटा बच्चा था, वही 1 महीने, जिसकी 1 महीने पहले हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसकी माँ उठी, उसकी मम्मी उठी और उसको अपना दूध पिलाने लग गई कि भाई दूध के लिए रो रहा होगा। लेकिन उस रोने की आवाज़ को सब लोग सुन रहे थे, लेकिन वो बताते हैं कि हमें सुनाई तो दे रही थी आवाज़, लेकिन हमारी बॉडी हमारे इस कंट्रोल में नहीं थी कि हम उठ के कुछ करें, उस बच्चे को संभालें, बस हम वहाँ पे लेटे रहे। तो वो लेकिन इसकी बहन उठ गई, उसके बच्चे की मम्मी उठ गई, वो दूध पिलाने लग गई। अब वो जब दूध पिला रही थी ना, तो उसकी मम्मी, मतलब इस बच्चे की नानी, वहीं बगल में लेटी हुई थी। तो उसकी माँ की नज़र पड़ी उसके साथ में, तो लेटे लेटे उसने एकदम से यूँ आँख खोल के देखा अपनी उसको लड़की को दूध पिलाते हुए, और उसकी आँखें बिल्कुल लाल, और वो आँखों वैसे ही लेटे लेटे ही बोल रही है, ये बच्चा मेरे को दे दे। और इतना बोल के वो उठी और उस बच्चे को छीनने लग गई उससे बुरी तरह। अच्छा। और फिर चिखम चिल्ली हुई, तो फिर जो आसपास के जितने भी सब लोग सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, वो भी फिर एकदम से उनकी भी अपना कंट्रोल आया बॉडी पे, और उन्होंने बच्चे को किसी तरह से इससे बचाया। फिर थोड़ी देर बाद जो इसकी मम्मी थी वो भी नॉर्मल हुई। फिर इसकी मम्मी से पूछा इन्होंने कि मम्मी आपको क्या हो गया था, क्यों खींच रहे थे बाबू को? तो उसकी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं तो जो है आराम से सो रही थी, मैं यूँ हाथ करके यूँ सो रही थी, क्योंकि ये लाइट जला के सोते थे, डरते थे, तो यूँ सो रही थी ना मुंह पे हाथ रख के। तो सामने से ऐसे यूँ आंखों के सामने से इसको एक कह रही, मेरे को एक बूढ़ी औरत कमरे में चलती दिखाई दी, और वो बूढ़ी औरत यूँ ऐसे झुक रखी थी और उसने एक कमर पे हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे एक प्रॉपर बूढ़ी औरत चलती है, और उसके इतने छोटे छोटे बाल थे और वो खड़े हो रखे थे बिल्कुल बाल, और वो चलती हुई आई, मेरे सर तक आई और वो मेरे मुंह के अंदर घुस गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो मुंह के अंदर घुस के मतलब इसको पजेस कर लिया उसने, और फिर वो बच्चा खींचने लग गई। तो वहाँ से वो औरत का इनके घर में उत्पात होना शुरू हो गया, और इन्होंने बहुत जगह दिखाया लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था इनका। और जिन इनको भी परेशान नहीं कर रहा था इस घर में, अब वो भी कर रहा था। जिन की एक अलग ही कहानी चल रही थी, जो कि लास्ट में खुलेगी इनके अभी। जिनकी एक अलग ही कहानी चल रही थी, लेकिन जो ज़्यादा उत्पात मच रहा था ये इस बूढ़ी औरत का मच रहा था इनके घर में। फिर क्या हुआ, फिर इसके काफ़ी जगह इधर उधर घूमे ये लोग इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। फिर कुछ टाइम बाद एक बार ऐसा हुआ कि रात में सोते सोते वो जो लड़की जो 2017 में पैदा हुई थी इसकी बहन की, वो 4-5 साल की हो चुकी थी तब तक। तो रात में सोते सोते एकदम से वो लड़की उठी और अपनी मम्मी से बोली कि मेरे को अपनी मम्मी के पास जाना है, दरवाज़ा खोलो। तो उसकी मम्मी बोली, अरे सो जा, तेरी मम्मी तो मैं ही तो हूँ, तू सो जा, मैं तेरे पास ही हूँ। उसने सोचा भाई नींद में शायद बच्ची सपना अपने देख लिया होगा, कई बार बच्चे करते हैं ऐसे हरकतें। तो उसकी मम्मी ने बोला सो जा, मैं यहीं हूँ, तो आराम से सो जा। लेकिन वो बोली कि नहीं, तू मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो दरवाजे के बाहर खड़ी है, मेरे को आवाज़ दे के बुला रही है, मेरे को उसके पास जाना है। और इतना बोल के लड़की चलती हुई जाने लगी और दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जाने लगी। तो ये पीछे से भाग के उसको पकड़ के लेकर आए और अंदर लाके उसको समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, तेरी मम्मी है ही है, और लाके उसको सुला दिया लड़की को, मतलब लिटा दिया। फिर से छोटी बच्ची थी तो वो दोबारा से सोने के लिए लेट गई, लेकिन सोने के उसको 10 ही मिनट हुई थी कि वो एकदम से फिर चिल्लाती हुई उठी कि मतलब बोल रही कीड़ा है यहाँ पे, कीड़ा है, कि इस कीड़े को हटाओ यहाँ से। तो वहाँ पे कीड़ा तो कोई था नहीं। हाँ। तो इनको लगा कि शायद सर के बाल इसने देख लिए होंगे और उससे डर गई होगी। तो इन्होंने फिर नीचे फर्श से उठा के उस बच्ची को ऊपर बेड पे लिटा दिया। अब बेड पे लिटाने के बाद में इसको 15-20 मिनट हुई होंगी सोते हुए, ये फिर से उठी चिल्लाते हुए और फिर से बोलने लगी, अपने पैर मारने लगी बेड के ऊपर कि कीड़े हैं, मेरे पैरों पे कीड़े हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस बच्ची को हर जगह कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे, जो कि एक 100% पैरानॉर्मल इफेक्ट का इशारा था कि कुछ लोगों को पैरानॉर्मल हो रहा था इस लड़की के साथ में। तो बड़ी मुश्किल से ये बताते हैं कि वो वाली रात थी जो कि वाकई में जिसको बोलते हैं काली रात थी। वो रात इन्होंने उस रात देखी थी। फिर रात में ही इन्होंने, इनकी बुआ का एक लड़का है इमरान करके, हरियाणा में कहीं रहता था वो, तो इसकी बुआ ने तो उनके साथ में करा था, लेकिन उस लड़के के साथ में इनका अच्छा रिलेशन था, वो लड़का अच्छा था। तो इसकी माँ ने उसके पास में, इमरान के पास में कॉल किया कि इमरान तू आ जा, हमें बचा ले, हम नहीं तो बच नहीं पाएंगे। तो ये इमरान गया इनके पास में, सुबह 7 बजे इमरान इनके पास में पहुंच गया और इनको अपने घर में ले गया। वहाँ पे हरियाणा में कहीं था, गांव का नाम नहीं बताया उन्होंने कहाँ रहता था। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई ना ये हुआ करता था, बाबा हुआ करता था, बहुत माना हुआ कोई बाबा हुआ करता था। तो वो अगले दिन फिर उनको वहाँ पर लेकर गया उस बाबा के पास में। लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या हुआ, ये जैसे ही उसके घर में एंटर हुए ना, तो उसने अंदर बैठे बैठे इनको डांट दिया कि अब क्यों आए यहाँ पे, तुमने आने में बहुत देर कर दी,
तुम्हें क्या लगता है वो जिन तुम्हारे घर से चला गया है? पीछे मुड़ के देख, वो अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है और वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा, पहले ही बोल दिया उसने। हाँ, उसने घुसने के साथ ही बोल दिया उसके साथ में, क्योंकि इनको दिख जाती हैं चीज़ें, हमें तो नहीं दिखती कौन है कौन नहीं है। उसको दिख गया कि वो जिन तो अभी भी इसके पीछे लगा हुआ है। तो इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि जी आपको तो इतना कुछ पता ही है ये सब चीज़ कि इनके साथ हमारे साथ जिन लगा हुआ है, तो आप ही कुछ करो। उसने बोला नहीं, इसका कुछ नहीं कर सकता, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो उसने भी इलाज नहीं किया, वो भी फिर भाग गया वहाँ से। फिर इनको जो है ना वहाँ पे आसपास किसी एक मुल्लानी का पता लगा। मतलब मुल्लानी मतलब फीमेल जो इलाज करने वाली होते हैं। ये क्या होता है, कुछ पढ़ के दुआ वगैरह पढ़ के उसको फूंक मार के वो इलाज करा करती थी। तो वो उसके पास गए उस बच्ची को लेकर, छोटी बच्ची, क्योंकि उसको अभी भी कीड़े वीड़े दिखाई देते थे और डरती थी रात में बहुत ज़्यादा। तो उस बच्ची को लेकर गए रात में, तो उसने उसके ऊपर दम वगैरह किया और उसके बाद अपने वापस घर आ गए। उस मुल्लानी ने इनको बोला था कि आज मैं दम कर देती हूँ, कल वापस इसको मेरे पास में ले आना, कल मैं कुछ और इसका पक्का इलाज कर दूँगी। तो उस रात को जब ये आए घर में तो बिल्कुल अच्छे से सो गई लड़की, बिल्कुल डरी नहीं और उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। तो फिर अगले दिन जब ये उसके पास में गए ना मुल्लानी के, तो उसने भी वही किया। उसने इनको घर में ही नहीं घुसने दिया। इसने बोला कि तुम्हें पता है जो मैंने तो तुम्हारी लड़की की मदद करी थी, उस चीज़ ने कल पूरी रात मेरी लड़की को सोने नहीं दिया। मेरे को अपनी लड़की की जान बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। तो उसने भी इनको भगा दिया घर से। अब ये बेचारे मतलब बड़ी वाली लड़की के साथ में तो जो हो रहा था, लेकिन वो तो बड़ी थी, वो तो फिर भी झेल जा रही थी। लेकिन छोटी बच्ची के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, ये इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन रही थी और इलाज करने वाला कोई मिल नहीं रहा था। फिर इनको कहीं से कोई बाबा मिला। वो बाबा ऐसा था कि उसने इनसे बोला कि तुम मेरे पास 7 कुओं का पानी लेकर आओ। तो उन्होंने 7 कुओं का पानी वहाँ पर लेकर गए और किसी तरह उस बाबा ने इनका इलाज कर दिया। और वो लड़की जो थी जिसको वो कीड़े वीड़े दिखाई देते थे, वो बिल्कुल ठीक हो गई उसके बाद में, ठीक है। लेकिन उस बूढ़ी औरत का उत्पात जो है ना अभी भी इनके घर पे मचा ही रहता था। आए दिन इनको दिखाई दे जाती, कभी किसी के अंदर घुस जाती, कभी किसी को दिखती, कभी कुछ, मतलब ये सब चीज़ें इनके साथ में जीना हराम इनका हो रखा था। तो फिर इनके पेरेंट्स ने एक पॉइंट के बाद में ये फैसला किया कि हम जो है बड़ी वाली लड़की को तो इन्होंने अपने ससुराल भेज दिया कि तो अपने ससुराल जाके रहे, और जो इनकी छोटी वाली लड़की थी और जो दोनों लड़के थे उनको भेज दिया इनके नाना के यहाँ पे कि तुम जाके वहाँ पे रहो। और अब ये दोनों मम्मी पापा ही उस घर में रहने लगे थे। फिर इनके नाना के वहाँ पे ना इनको एक हाजी साहब मिले। हाजी होते हैं जो कि हज करके आ रखे होते हैं, उनको हाजी बोलते हैं। तो वो बहुत ही माने हुए कोई हाजी साहब थे। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो वो भी इस तरह का इलाज करते थे। तो उनके पास जाके इन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमारे साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और तब फिर उन्होंने इनको सब कुछ बताया कि ये सब क्या हो रहा था तुम्हारे साथ में। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे जो दादा थे, मतलब कि ये जिसने स्टोरी भेजी है, इस लड़की के दादा जो थे वो सिपली आलमगार हुआ करते थे। सिपली आलमगार बोलते हैं, जो कि ये जिन और जादू टोना, ये ब्लैक मैजिक वगैरह का इलाज करते हैं, भूत प्रेतों का इलाज करते हैं, इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। तो वो ये वाला काम क्या करते थे तुम्हारे दादा। और तुम्हारे दादा एक पीर साहब को भी बहुत मानते थे, और वो पीर बाबा तुम्हारे दादा से बहुत खुश रहा करते थे और तुम्हारी मदद भी करते थे तुम्हारे दादा की। और इस काम के लिए, ये भूत प्रेतों को हटवाने के लिए, तुम्हारे दादा ने एक जिन रखा हुआ था अपने घर में बांध के, जो कि तुम्हारे मदद करता था तुम्हारे दादा की। और उन्होंने ये सोचा था तुम्हारे दादा ने कि जब मैं मरूंगा, जब मेरी समय आएगा मौत का, तो मैं उसको या तो छोड़ दूंगा जिनको, मतलब उसको कैद से हटा दूंगा, या अपने घर वालों को बता दूंगा उसके बारे में। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको अचानक से एक रात उसके दादा को हार्ट अटैक आया और रात में सोते सोते उसकी डेथ हो गई। मतलब कि जो उन्होंने सोचा था वो कर नहीं पाए, पहले ही उसकी डेथ हो गई उसके दादा की। और वो जो जिन था उसके बारे में इनके घर में किसी को भी नहीं पता था कि वो जिन है इनके घर में, सिर्फ इसके दादा को पता था। लेकिन वो जिन बंधा हुआ था, इसलिए वो इतने सालों में डेथ की, उसके दादा के मरने के बाद भी वो किसी को कुछ परेशान नहीं कर पाता था। लेकिन फिर वो जो बुआ की लड़की इनके घर में आई थी ना, उसको ये पता चल गया था कि इनके घर में कोई जिन बंधा हुआ है, और उस जिन को अगर मैं अपनी कैद में कर लूँ तो उस जिन से मैं अपने काम करवा सकती हूँ। अच्छा। तो इसलिए वो इनके घर में आई थी। और उस जिन को काबू में करने के लिए, अपने काबू में करने के लिए, उसको एक जवान लड़के की बलि लेनी थी। और जवान लड़का इस लड़की का वो भाई था जो 3rd फ्लोर पे सो रहा था उस रात को। तो वो इनके घर में उसको जिन भी मिल गया और बलि के लिए जवान लड़का भी मिल गया। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी,
वो जो बूढ़ी औरत आई थी वो उस लड़के की बलि लेने के लिए आई थी, उसको भेजा गया था इसकी जान लेने के लिए। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उसने रात में दारू शरीफ वगैरह पढ़ लिया, तो वो बूढ़ी औरत उसकी जान ले नहीं सकी। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ ये कि वो बूढ़ी औरत भी उस घर में फंस के रह गई, और वो जिन भी कैद से तो छूट गया लेकिन इसके भी बस में नहीं आया। तो अब उस घर के अंदर वो जिन और उसकी पूरी फैमिली भी रहती थी, वो बूढ़ी औरत भी रहती थी, और इसके अलावा एक आदमी का और प्रेत रहा करता था। वो किसी को नहीं पता वो प्रेत कौन सा था। 3 थे टोटल। हाँ, मतलब उस जिन की पूरी फैमिली, ये बूढ़ी औरत जो कि इनको सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, और ये क्या एक प्रेत और एक और कोई प्रेत रहता था, उसके बारे में किसी को नहीं पता वो प्रेत कौन था, कहाँ से आया था, किसने भेजा था। तो इतना था। तो उन्होंने उनसे बोला कि इसका फिर अब हम क्या करें, क्या इलाज हो इसका, क्योंकि इनके तो खाने के लाले पड़ रखे थे, कुछ भी मतलब बहुत बुरी हालत इनकी हो रखी थी। तो उसने बताया कि ये जो जिन है ये बहुत ताकतवर है, इन चीज़ों को आप हटवा नहीं सकते हो, इन चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इनको अपने घर में एक अलग से रहने के लिए जगह दे दो। आप अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाओ और इनसे बोलो कि ये उन पेड़ पौधों पे आके रहने लगेंगे, जिससे कि आपको परेशान ना करें, और इनको तुम्हें समय समय पर जो है खाना पीना देते रहो, और आते जाते इनको सलाम करते रहो, तब जाके ये जो है तुमको परेशान नहीं करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल फिर वैसा ही किया। इन्होंने अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाए, और उसके बाद फिर वो सारी जितनी भी चीज़ें थी वो उन पेड़ पौधों पे आके रहने लग गई। और लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी इनके साथ में बीच बीच में अजीब अजीब चीज़ें हो जाती थी। जैसे ये बताते हैं कई बार खाना ये बनाते थे तो बर्तन समेत इनका खाना गायब हो जाता था, या दीवारों पर कई बार खून अपने आप टपकने लग जाता था। ये सब चीज़ें इनके साथ में बाद में भी होती रहीं। फिर पिछले साल 2024 में ये बताते हैं कि इन्होंने वो घर जिसमें रहते थे प्लस इनका जो दूसरा वाला घर, वो दोनों घर इन्होंने बेच दिए, और जो इनका कर्जा था 20 लाख का वो कर्जा चुका दिया। और जिस लड़की ने ये स्टोरी भेजी थी इसकी भी 2024 में शादी हो गई, लेकिन अब भी उस घर में कोई भी आता है ना तो एक रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता, रात में ही उसको वहाँ से भागना पड़ जाता है। और जो घर के पड़ोसी हैं ना, वो बताते हैं कि आज भी उस घर से, अब उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन आज भी उस घर से इन लोगों के बातें करने की आवाज़ें आती हैं। जैसे जब इनकी फैमिली रहा करती थी ना, आपस में एक दूसरे को आवाज़ें देते थे, बातें करते थे, सेम वही आवाज़ें आज भी इनके घर से आती हैं। ओह शिट। तो ये थी ये पूरी स्टोरी कि भाई वो जिन कहाँ से आया था, वो बूढ़ी औरत कहाँ से आई थी। और वो जो एक और प्रेत था उसने ज़्यादा परेशान नहीं करा, जो एक और थर्ड एंटिटी? नहीं, सबसे ज़्यादा तो जिन भी इनको इतना परेशान नहीं करता था, वो बूढ़ी औरत जो आई थी ना उसकी बलि लेने के लिए, वो इनको सबसे ज़्यादा परेशान करता। और जहाँ पे गए थे वहाँ पे इनके साथ साथ जिन और वो नहीं जा पाए? नहीं, वो उस पेड़ के ऊपर ही रहने लग गए थे, वो पेड़ के ऊपर ही वहीं पर रहने लग गए थे, आते जाते उसको सलाम करते थे। तो फिर उन्होंने परेशान करना छोड़ दिया था। बस वो यही सब चीज़ें होती थी कि भाई बर्तन समेत खाना गायब हो जाना और बर्तनों में खून आ जाना एकदम से। तो मतलब ये स्टोरी वैसे तो एक टिपिकल स्टोरी है, हॉरर स्टोरीज बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं, लेकिन इस स्टोरी में सबसे अलग बात पता है क्या लगी मेरे को, कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इनकी फैमिली में किसी की डेथ नहीं हुई। जबकि बहुत सी स्टोरीज में क्या होता है, छोटा सा भी ब्लैक मैजिक कर दिया जाए या कोई भी इस तरीके जिन विन तो बहुत आसानी से जान ले लेते हैं। हाँ। 100% जान चली जाती है, लेकिन इनकी फैमिली में किसी की भी जान नहीं गई। तो जब मैंने इस बारे में सोचा कि ऐसा कैसे हुआ कि इनकी जान नहीं गई, तो इसने तो नहीं बात ये बताई, लेकिन इसने ये बात बताई थी कि इसके दादा एक पीर बाबा को माना करते थे, और वो पीर बाबा बहुत खुश थे। और 2017 में जब वो लड़की हवा में फ्लोट हो रही थी, उसके दादा के सपने में भी आके किसी ने बोला था जाके लड़की को बचा जाके। अच्छा, वो पीर ही थे? तो मेरे हिसाब से तो वो पीर ही थे, 100% तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से वो पीर बाबा ही थे जो कि इनकी फैमिली की रक्षा कर रहे थे। कहने का मतलब कि मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं जो कि हमें नुकसान करने की कोशिश करती हैं ना, तो उसके साथ साथ ऐसी एंटिटीज़ भी होती हैं जो कि हमारी रक्षा भी करती हैं। नुकसान करने वाली हमें नहीं दिखती, लेकिन वो रक्षा करने वाली भी हमें नहीं दिखती, लेकिन हमें बचाती हैं। और वो जिन जो पहले हॉस्पिटल में आया था, वो जिन और घर में जो जिन था वो सेम थे, वो अलग अलग थे? वो एक अलग स्टोरी थी। अच्छा। वो उसकी बुआ ने करवा के भेजा, वो घर वाला जिन नहीं था, वो तो उसकी बुआ ने करवा रखा था, उसका इलाज हो गया था, वो वहाँ से हट गया था। वैसे आप बिलीव करते हो कि ये गिलास उलास उड़ के फेंक गया? और बिल्कुल बिल्कुल होती हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा बिलीवेबल कम लगता है ना ये। देखो होता है क्या है ना, जैसे मैं बताऊँ, जब मैं इस लाइन में नहीं आया था 6-7 साल पहले तक, तब मैं भी नहीं मानता था कि लोग बताते थे कि पैर उल्टे होते हैं, रात में घुंघरू बजने की आवाज़ आती है, चीज़ें गिर जाती हैं अपने आप, मैं भी नहीं मानता था। लेकिन अब हज़ारों रियल इंसिडेंट्स लोगों के जानने के बाद में
अब जैसे मैं बताऊं, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ, मेरे को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक ही तरह की स्टोरीज़ को हज़ारों बार पढ़ते हो, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस जानते हो, तो आप एक तरह का पैटर्न नोटिस करने लग जाते हो, और ये चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। अगर आप किसी ऐसे घर में रहने जा रहे हो, ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी पहले से रह रही है, तो वो आपको इशारा देगी कि भाई आपका यहाँ पे रहना मुझे पसंद नहीं आ रहा, आप यहाँ से चले जाओ। ऐसा नहीं कि वो जाते ही आपको मारने लग जाएगी या सब, वो आपको इशारा देगी। अगर इशारा समझ के आपने वो घर छोड़ दिया तो ठीक है, या फिर इलाज करवा लो उसका, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते रहे और रहते रहे तो फिर वो उनकी चीज़ें बढ़ती हैं और फिर आपको ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। फिर बहुत से केसेस में तो जान तक भी चली जाती हैं। ये भी एक हमने नया सुना कि वो लेविटेट कर रही है, हवा में उड़ गई हैं, ये भी थोड़ा बिलीवेबल कम है। ये देखो, मेरे पास जितनी भी स्टोरीज आती हैं ना, वो मेरे व्यूअर्स की भेजी हैं, ये मेरी स्टोरी बनाई हुई नहीं है। आप उनसे मांगते हो प्रूफ वगैरह? किसी केस में वो प्रूफ भी इसका देते तो क्या ही प्रूफ नहीं, पर वैसे जो कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रूफ आते हैं अगर किसी का कोई वीडियो है, कोई फोटो प्रूफ है, तो वो मुझे भेज देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका तो प्रूफ नहीं हो सकता। हाँ, इस चीजों का तो नहीं हो सकता। अब जैसे मैं बताऊं ना, आजकल तो बहुत हॉरर के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, और चूंकि मैं खुद इस लाइन में हूं तो मैं जानता हूं कि कौन सी चीज़ें रियल हैं, कौन सी स्टोरीज रियल हैं और कौन सी स्टोरीज स्क्रिप्टेड हैं। मेरे पास डेली राइटर्स की ईमेल्स आती हैं कि हम फलाना चैनल्स के लिए स्टोरीज लिखते हैं, आप भी हमारी स्टोरीज लिखवा लो। लेकिन मैं कभी भी स्टोरीज नहीं लिखवाता। मतलब कहने का मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी स्टोरीज दी हैं वो सारी रियल ही हैं, स्क्रिप्टेड स्टोरीज भी होती हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे लोगों को अपने चैनल से चलाने हैं। ये होता है ना, है किसी की बता किसी और ने दी, किसी से सुनी, ये ज़्यादा होता है। बहुत सी स्टोरीज तो मैंने अपने चैनल पे ऐसी सुना रखी हैं जिनको कि कैरेक्टर्स और स्टेट्स और नाम वाम चेंज करके लोगों ने पता नहीं किस किस तरह के वर्जन्स अपने चैनल्स पर डाल लिए हैं। अच्छा, चलो मैं आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ। मतलब ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, मुझे किसी ने भेजी भी नहीं है। अभी जब मैं बता रहा था ना कि हमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी रक्षा करती भी हैं, हमारी रक्षा करने के लिए भी हमारे साथ में होती हैं, तो मेरे को ये छोटा सा इंसिडेंट याद आया। ये 25-30 साल पहले की बात है, और ये हमारे जब छोटे छोटे थे हम उस टाइम पे, तो नानी के यहाँ घूमने जाते थे ना, तो उन दिनों की बात है ये। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी नानी के यहाँ पे जा रखा था ना, तो जैसे गाँव में क्या होता है कि किसी के घर में शादी वादी होती है तो रात में गीतों वीतों का प्रोग्राम होता है, तो आस पड़ोस की जितनी भी गली की मोहल्ले की औरतें होती हैं वो सारी घर में जाके गीत वीत गाती हैं, और वो रात में अपना देर रात तक 11-12 बजे तक चलता है प्रोग्राम। तो ऐसे ही उस टाइम पे किसी घर में, गाँव में किसी घर में शादी थी और रात में गीतों का प्रोग्राम होता था। तो रात में सारी लड़कियां गई, आसपास की औरतें, भाभियां, लड़कियां गई, और फिर जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने घर जाने लग गई। तो उसमें से एक लड़की थी, उसका घर थोड़ा सा आगे की तरफ पड़ता था, मेन रोड से होता हुआ आगे की तरफ पड़ता था। तो वो लड़की अकेले अकेले अपने घर जा रही थी। तो जब वो अपने घर जाने लग गई ना, तो उसको बीच में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने उससे पूछा, बूढ़ी औरत ने उससे, कि कहाँ जा रही है? तो उसने बोला मैं अपने घर जा रही हूँ। तो उसने बोला कि एक काम कर, तो मेरे साथ कुएं पे चल, जिस घर में शादी है इनका पानी ख़त्म हो गया है और मेहमान आ रखे हैं, तो पानी की ज़रूरत है, पानी भर के लाना पड़ेगा कुएं के लिए, वो पानी भर के लाना पड़ेगा कुएं से। तो गाँव में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई भी मना नहीं करता, खासकर लड़कियाँ तो मना नहीं करती हैं पानी वानी भरने के लिए। तो बोली ठीक है चलो पानी भर ले आते हैं कुएँ से। तो जो कुआँ था वो गाँव से बाहर पड़ता था, तो वो बूढ़ी औरत उसके साथ साथ कुएँ के बाहर, गाँव के बाहर कुएँ तक पहुँच गई। अब वो जगह बिल्कुल, वहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि रात में कोई पानी भरने तो जाता नहीं है, लेकिन वो उसको ले गई थी। तो कुएं के पास में पहुँच के उस बूढ़ी औरत ने उससे बोला कि तू एक काम कर, तू यहाँ पे खड़ी हो, मैं भी आ रही हूँ। पता नहीं वो क्यों उसको वहाँ पे छोड़ के चली गई। तो वो लड़की, अपने ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी उसकी, 15-16 साल की लड़की थी वो, तो वहाँ पे कुएं के पास खड़ी हो गई वो लड़की और उस बुढ़िया का आने का वेट करने लग गई। रात का 11:30-12 बजे का टाइम, पूरे गांव में कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है अंधेरा। वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई, उसका आने का वेट कर रही। अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पे खड़ी थी ना, तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। तो वो बूढ़ा आदमी आया तो उससे लड़की से पूछा कि क्या वो बेटी यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है? तो उसने बताया कि वो शादी है इनके घर में और उनका पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे पानी भरवाने के लिए आई हूँ। तो उस आदमी ने उससे बोला कि यहाँ मत खड़ी हो, अपने घर चली जा, कोई पानी वानी भरने नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो अब नहीं आने वाली यहाँ पे, तो अपने घर चली जा। तो उसने बोला, तो वो लड़की अपने फिर घर चली गई और घर जाके सो गई। फिर अगले दिन फिर जिसके घर पे शादी थी उनसे पूछा गया कि भाई कौन वो बुढ़िया थी, तो उनको तो पता ही नहीं, भाई ऐसे तो बुढ़िया कोई है ही नहीं हमारे घर में।
कौन, और पानी भी हमारा तो ख़त्म नहीं हुआ था, पानी भी हमारे घर पे रखा हुआ था। तो कहने का मतलब कि हुआ ये होगा कि वो शायद कोई प्रेत होगी जो कि उसको पानी में डुबा के मारना चाहती होगी, और वहाँ पे उसने खड़ा कर दिया, पता नहीं क्यों नहीं उसने दबाया उसको, वहाँ पे जाके ले जाके खड़ा कर दिया। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया ना कि इस तरह की शक्तियाँ भी होती हैं जो कि रक्षा करती हैं। तो वो आदमी जो बाद में आया था वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ, तो वो हो सकता है गाँव का कोई देवता हो उनका, या फिर कोई पितृ हो, कोई कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने, लेकिन वो उसकी रक्षा के लिए आया था। और शायद हो सकता है वो वहाँ पे ना आता तो कुछ भी हो सकता था फिर तो इस लड़की के साथ में। तो मतलब इस तरह की, हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमने भी ऐसा सुना है भाई कि कुल देवता और इन कुल देवी को अपने खुश रखो ताकि वो आपके प्रोटेक्ट करते रहे किसी भी ब्लैक मैजिक या किसी भी चीज़ से। भाई मैं आपको बताऊं, देखो पहले के ज़माने में तो क्या हुआ करता था, अब ऐसा ना रिलीजियस बातें बहुत से लोग बड़े टची हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन पहले के ज़माने में 40-50 साल पहले लोग इतने सारे देवी देवताओं को नहीं माना करते थे। गांव के कुछ चुनिंदा 1, 2, 3 उनके देवी देवता होते थे, पितर होते थे, कुल देवी यहाँ हुआ करती थी। अब आज की डेट में आप लोग सोच के देखो, आज से सिर्फ 10-15 साल पहले की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को मानते थे शहरों में? साईं बाबा को मानते थे सबसे ज़्यादा। साईं बाबा के मंदिर होते थे, यहाँ नोएडा में तो मंदिर था साईं बाबा का, इतनी भीड़ लगा करती थी। आज की डेट में नहीं होती है मंदिरों, साईं बाबा के मंदिरों में भीड़। आज की डेट में भीड़ कहाँ होती है? आज की डेट में भीड़ होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। तो कहने का मतलब कि इंसानी फितरत है समय समय पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है अपनी डीटीज़ को भी चेंज करते रहना। लेकिन आपको ना जीवन में, मेरा ऐसा मानना, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मेरे को नॉलेज इतनी डीप नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको दुनिया भर के भगवानों को पूजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कुल के जो आपके देवी देवता है, आप उनको दिल से पूजा करो, वही आपकी रक्षा करेंगे, वही आपके लिए बहुत है, आपकी तरक्की के लिए, आपके हर चीज़ के लिए। सही बात है भाई। और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है? कुछ इंटरनेशनल भी आती है भाई आपके पास, इंडिया के बाहर से लोग भेजते हो, वहाँ किस तरीके की एंटिटी है? क्योंकि इंडियन किससे तो सब सुनते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने चैनल पे ना जितनी मतलब इंडियन स्टोरीज तो मैं ऑफ कोर्स डालता ही हूँ, मेरे व्यूअर्स इंडिया के ही हैं सारे, लेकिन इसके अलावा मैं बाहर की स्टोरीज़ भी बहुत डालता हूँ। और मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला जो वीडियो है ना, वो इंडियन स्टोरीज़ का है ही नहीं, वो बाहर की स्टोरीज़ का वीडियो है। अच्छा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो अब होता क्या है ना, इंडिया में तो ज़्यादातर जो चीज़ें चलती हैं यही सब कर्ण पिशाचनी, ये भूत प्रेत छलावा वाला, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन बाहर जो है और भी, इनके अलावा भी, इनके बाहर भी बहुत सी ऐसे एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पे नहीं जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आई एम श्योर ये ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग केसेस लगेंगे। तो बेसिकली बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ इन सब चीज़ों के बारे में। वहाँ पे ना विदेशों में जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन जैसे अमेरिका की मैं बात करूँ तो इतने बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पे, आप यकीन नहीं मानोगे, 100-100 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पे जंगल फैले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल। और हमारे यहाँ पे तो इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड बहुत है इस चीज़ का, हाइकिंग का, कैंपिंग का। और लोग जो है ना, जब भी उनको वीकेंड में टाइम मिलता है या छुट्टी मिलती है, जंगलों में निकल जाते हैं, जंगलों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, कैंपिंग अकेले निकल जाते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं होती, क्योंकि गन्स भी वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं उनको, तो हंटिंग गन्स वगैरह लेकर अपनी सेफ्टी के लिए वो निकल जाते हैं जंगलों में घूमने के लिए। अब ऐसे ऐसे जंगल जो कि इतने घने हैं, जहाँ के भी दिन के समय भी अंधेरा रहता है, वहाँ पे रोशनी नहीं होती ज़मीन पे, क्योंकि रोशनी आ ही नहीं पाती है, इतने घने पेड़ होते हैं वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा के सोचो, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ पे किस तरह की एंटिटीज़ उन जंगलों में बसती होंगी। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं ना, लोग घूमने जाते हैं, तो इसके लिए लोगों का ध्यान रखने के लिए वहाँ पे एक सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक जंगल में, हर एक नेशनल पार्क में। तो इन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है कि जंगल में जो भी घूमने आ रहे हैं लोग, उनको अगर वो खो जा रहे हैं या उनको कोई चोट लग जा रही है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो उनको जंगल से निकालना है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं जंगलों के अंदर, एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती हैं, तो इंसान ही जाके उनको ढूंढ सकता है, इंसान मतलब ऑन फुट ही जाना होता है। तो उसके लिए वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये 30-30, 35-35 साल की सर्विस में जंगलों में इन्होंने खाक छानी है, तो इन्होंने ना जाने किस किस तरह की चीज़ें जो है जंगलों में एक्सपीरियंस कर रखी होती हैं। तो इसी तरह के एक ऑफिसर की मैंने कुछ स्टोरीज़ डाली थी अपने चैनल पे कुछ साल पहले,
और बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल चुका हूँ। तो उन्हीं केसेस के बारे में थोड़ा सा आपको अब बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे केसेस होते हैं। मुझे पर्सनली इस टाइप के केसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं भूतों वगैरह की स्टोरीज़ को, क्योंकि भूतों वगैरह की स्टोरीज़ एक पॉइंट के बाद में प्रिडिक्टेबल हो जाती है, एक ही सेम पैटर्न हो जाता है उनका कि भाई पैरानॉर्मल हुआ, फिर बाबा के पास गए, उन्होंने बचाया, ये सब। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ऑडियंस चाहती है इन सब चीज़ों के बारे में जानना, तो एक डेविड पोलार्डिस करके है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है। ये पहले यूएस पुलिस में हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर हो गए। और वहाँ पे बताते हैं कि जंगलों में लोग इतने गायब होते हैं, इतने खो जाते हैं जंगलों में, कि एक तरह की वहाँ पे साइलेंट त्रासदी बन चुकी है। वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे हुए हैं इस चीज़ों के ऊपर कि जंगलों में लोग गायब हो कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं लोग। उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी दबा के रखती है इन सब मामलों को, और मीडिया भी उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये जो बंदा है डेविड पोलार्डिस, इसने अपनी पूरी बुक सीरीज़ निकाल रखी है, मिसिंग 411 करके, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, मिसिंग 411। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई है, और मेरे ख्याल से प्राइम पे भी हैं इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़, और यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो सारे इंग्लिश में हैं। अगर हिंदी में देखना हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने कई वीडियोज़ डाले हैं। तो इन्हीं के केसेस से रिलेटेड मैं कुछ एक दो केसेस आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक ना ग्रुप था कॉलेज स्टूडेंट्स का, 18, 19, 20 साल के उम्र के 3-4 लोग थे, और एक कैंपिंग के लिए गए हुए थे, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए। तो इनके ग्रुप में एक लड़की थी, 18-19 साल की थी। तो वो खो गई, कहीं रास्ता भूल गई। तो इन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को बताया कि भाई आप, हमारी जो लड़की है वो खो गई है। तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया उस लड़की को ढूंढने के लिए। तो जब होता क्या है कि जब तक मिल नहीं जाता तो ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई ढूंढते ही रहें उसको काफ़ी देर रात तक। अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो ढूंढना एक बार के लिए बंद भी कर देते हैं, लेकिन बाई चांस की बात है कि उस रात मौसम ख़राब नहीं था। तो ये रात में 11-12 बजे तक उस लड़की को ढूंढते रहे, और 11-12 बजे के ढूंढने के बाद में इनको वो लड़की मिल गई। और जब वो मिली ना इनको लड़की, तो उसके एक पैर में जूता नहीं था, उसका जो बैक पैक था वो भी गायब हो रखा था, और वो एक सूखे से बड़े से पेड़ के अंदर बैठी हुई थी, ऐसे दुबक के, जैसे किसी से डर के बैठी हो। लेकिन वो इनको मिल गई। फिर मिली तो ये उसको अपना बेस पे लाने लगे पैदल पैदल। अब क्या हो रहा था, ये 3-4 सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स थे, इनके साथ साथ में वो लड़की थी, और ये पैदल पैदल चलते हुए आ रहे हैं जंगल से, बेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब वो लड़की चल रही थी ना, तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, ऐसे जैसे कि मतलब उसका ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई आ रहा है और उनको देख रहा है, जबकि वहाँ पे कोई था नहीं ऐसा। तो इन्होंने उस लड़की से पूछा भी कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो उनको लगा कि भाई डर गई होगी और जो है ट्रॉमा होगा, इसलिए शायद ऐसी हरकतें कर रही है अजीब अजीब। लेकिन फिर एक जगह जाने के बाद में इसने इस बंदे से बोला, इस लड़की ने इस बंदे से बोला कि वो ये कह रहा है कि उसको तुम्हारी कमर पे बना जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बंदा बताता है कि इसके बचपन में कभी कमर पे कोई चोट लगी थी, जिससे कि इसके कमर पे बड़ा सा स्क्रैच का निशान बन गया था, और वो निशान ऐसा था कि शर्ट पहनने के बाद में वो दिखता नहीं था निशान, और उस टाइम पे तो उसने शर्ट के ऊपर जैकेट भी पहनी हुई थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इस लड़की को पता चल जाए कि इसकी कमर के ऊपर निशान बना हुआ है। लेकिन इस लड़की ने बताया इसको कि तुम्हारी कमर पे जो निशान बना हुआ है उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सुनते के साथ में इसको एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, और जैसे ही उसने बताया ना, तो इसको अपने कानों में ऐसी झिंगुरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी बहुत तेज़, जैसे कि इसके कान के पर्दे अभी फट जाएंगे, इस ऑफिसर को, रेस्क्यू ऑफिसर को। लेकिन मजे की बात ये सिर्फ इसी को सुनाई दे रही थी, और जितने भी वहाँ पे बंदे थे इनकी टीम के, उसको किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे ये सही सलामत अपना बेस पे पहुँच गए। ये एक छोटा सा केस था। एक और बताऊँ इस तरह का मामला, तो एक बार क्या था, एक औरत थी, सिंगल मदर थी वो, उसके 2 बेटे थे। तो वो अपने दोनों बेटों के साथ में पिकनिक मनाने के लिए गई थी जंगल में। एक सेकंड में ये केस ख़त्म हो गया यहीं पे। तो लड़की फिर कुछ पोजेस थी, बाद में उसने कुछ बताया, कौन दिखा, किससे डर रही थी, इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ? एक्चुअली ये जो बंदा था ये ऑफिसर था, ये इन्वेस्टिगेटर नहीं था। तो ये इसके साथ में इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी ये इसने बता रखी थी। क्या हुआ, कैसे क्यों हुआ, किसने करा, इन सब चीज़ों का इसको भी नहीं पता। इसने बस वो बता रखा था भाई ये सब चीज़ें हमारे साथ में होती थी, काम करते दौरान ये सब चीज़ें हुई। तो एक और केस था। अब होता क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ पे तो हम ईजिली फेंक देते हैं बातों को कि भाई भूत ने किया होगा, इसने किया होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इतनी आसानी से फेंकी नहीं जाती बातें।
100% दिख रहा है कि भाई पैरानॉर्मल है, तब भी नहीं बोलेंगे कि ये पैरानॉर्मल है, कि ये किसी भूत ने किया होगा। वहाँ पे इतनी ईजिली थ्रो नहीं की जाती इस तरह की बातें। तो ऐसा ही एक केस और मैं बताता हूँ। ये सिंगल मदर थी और ये अपने 2 बच्चों के साथ में जंगल में पिकनिक मनाने के लिए गई थी, और सुबह शाम तक इन्होंने अच्छे से पिकनिक बनाई, बच्चों ने खूब खेला जंगल में, और फिर शाम को ये वहाँ से आ रहे थे, वापस अपना घर की तरफ आ रहे थे, मतलब जो पार्किंग एरिया था उसकी तरफ जाने लग गए ये होते हुए। और जिस रास्ते से ये जा रहे थे ना, उसके जस्ट रास्ते के थोड़ा सा साथ में एक नदी पड़ती थी। तो हुआ क्या, ये लड़की औरत पीछे पीछे चल रही, इसके दोनों बच्चे आगे आगे चल रहे थे। इसने आगे इसलिए रख रखा था जिससे कि इसकी नज़र रहे बच्चों के ऊपर, नज़र से ओझल ना हो सके। अब चलते चलते इसको एक सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे इस औरत को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। तो उसने यूँ हल्का सा पीछे मुड़ करके देखा, और इतनी देर में ही उनमें से एक बच्चा गायब हो गया, उन दोनों में से। तो इसने अपने भाई से पूछा, वो दूसरे बच्चे से पूछा उसके भाई से कि वो कहाँ गायब हो गया। तो उसने बोला कि पता नहीं, वो तो इधर चला गया। तो उसको लगा कि शायद छोटा बच्चा है, सूसू वूसू के लिए गया होगा इधर। तो उसने खूब आवाज़ें लगाई उसको, इधर उधर जाके ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। वो तो कहीं नहीं मिला, तो ये भी बेचारी परेशान हो गई, बदहवास हो गई कि बच्चा मेरा कहाँ गायब हो गया। तो उसने जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया, सर्च एंड रेस्क्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, कि मेरा एक बच्चा खो गया है। तो जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम आई तो उन्होंने भी, अब ये टीमें जो होती हैं ना, ये इतनी हाईली प्रोफेशनल होती हैं अपने काम में कि घास पे पैर पड़ा है नहीं पड़ा है, घास को देख के ही बता सकते हैं कि इस रास्ते से कोई गया है नहीं गया, या कोई कपड़े का टुकड़ा फंसा हो। मतलब बहुत ही हाईली प्रोफेशनल होते हैं, इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं, देख के बता देते हैं कि भाई कौन किस रास्ते से गया होगा। तो ये टीम यहाँ पे पहुँची तो उन्होंने आसपास के पूरे एरिया को सर्च किया, लेकिन उस एरिया में कहीं कोई अता पता नहीं बच्चे का। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बच्चा वहाँ पे मौजूद भी था। और स्निफर डॉग्स को भी बुलाया गया, स्निफर डॉग्स को भी बच्चे की गंध नहीं मिल रही, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी। हालांकि ऐसे कई केसेस थे जहाँ पे स्निफर डॉग्स को नहीं मिलती थी गंध, इस तरह के केसेस में। तो इनको एक बार के लिए ये भी शक हुआ कि हो सकता है इसकी माँ ने कुछ गड़बड़ कर दी हो बच्चे के साथ में, लेकिन वो जो उसकी हालत हो रखी थी उसको देखने से साफ पता चल रहा था कि माँ ने ये हरकत नहीं करी है, माँ ने कुछ नहीं करा बच्चे को। तो एक शक ये भी हुआ कि बच्चा कहीं नदी में ना गिर गया हो, लेकिन वो नदी में भी नहीं गिरा था, क्योंकि उसका जो दूसरा भाई था वो बता रहा था कि वो इस तरफ गया था, और रास्ता भी वो खो नहीं सकता था क्योंकि वो बिल्कुल सीधा रास्ता था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था कि वो पेड़ों वेड़ों में इधर उधर जाके वो खो जाए बच्चा। तो उसके बाद फिर उसको बच्चे को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अगले 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस में खूब ढूंढा गया बच्चे को, अगले 30-40 दिनों तक, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर क्या होता है, इस तरह के जब सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लोकल जो वॉलंटियर्स होते हैं, सिविलियंस होते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहाँ भी एक लोकल वॉलंटियर ग्रुप था। तो करीब बच्चे के खोने के 40 दिन बाद वहाँ का एक लोकल वॉलंटियर उस जगह से करीब 40-50 किलोमीटर दूर किसी जगह पे ऐसे ही घूम रहा था। एग्जैक्टली बच्चे को ढूंढ नहीं रहा था, क्योंकि इतनी दूर तो बच्चे का, एक छोटे बच्चे का आना इम्पॉसिबल था बिल्कुल। तो वो ढूंढ रहा था, और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, स्लैंट पहाड़ियाँ थी, इस तरह की पहाड़ियाँ थी कि वहाँ पे कि जो हाईली प्रोफेशनल हाइकर्स होते हैं उनके लिए भी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। तो घूमते घूमते ना इसको उस पहाड़ी के बीच में एक जगह, एक गड्ढे में एक लाल रंग की शर्ट उड़ती दिखाई दी। अब इसको तो हुलिया पता ही था बच्चे का, क्या क्या हुलिया फोटो वगैरह थी, उसने उस टाइम पे क्या पहना हुआ था। तो बच्चे ने उस टाइम पे रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो उसने बाइनोकुलर से देखा, तो देखते पहचान गए भी तो उसी बच्चे की शर्ट है। तो उसने जल्दी से अथॉरिटी में बताया कि भाई बच्चे को, मेरे को उसकी शर्ट दिखी है, यहाँ पे आके पता लगाओ कि क्या है ये। तो इनकी पूरी टीम आई, रेस्क्यू टीम। तो पता चला कि उस स्लैंट पहाड़ी के ऊपर, जिसके ऊपर की चढ़ना अपने आप में इतना मुश्किल था, उस पहाड़ी पे एक छोटा सा गड्ढा था, और उस गड्ढे के अंदर उस बच्चे की लाश को ठूस के घुसेड़ा गया था उस गड्ढे के अंदर। वहां तक पहुंचा कैसे ये पता लगा? नहीं, अभी उसमें मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात ये नहीं थी कि उसको ठूसा गया था, सबसे अजीब बात ये थी कि वो बच्चा वहां पे पहुंचा कैसे। क्योंकि जिस जगह से वो गायब हुआ था वहां से वो जगह 40-50 किलोमीटर दूर थी। तो बच्चा पैदल तो चल के नहीं पहुंच सकता था इतनी दूर, इतना कैपेबल नहीं था। और अगर कोई बड़ा भी होता तो इतनी मुश्किल जगह पे उसकी लाश को छुपाने का क्या मतलब हो सकता था उसको। और वो भी इस तरीके से छुपाई गई थी कि भाई वो दिख जाए आते जाते लोगों को, उसकी शर्ट दिख जाए कि यहाँ पे कुछ है। तो इसका मतलब छुपाने का भी मतलब ये था कि इसको बच्चे का पता चल जाए। फिर उस बच्चे का पोस्टमार्टम करा गया। तो पोस्टमार्टम में पता चला कि इस बच्चे की मौत सिर्फ 1 दिन पहले हुई है,
और उसकी बॉडी पे कहीं कोई निशान नहीं था। उसके जो पैर के तलवे थे, नंगे पैर था, उसके पैरों में जूते नहीं थे, पैर में एक धूल का तिनका भी नहीं लगा हुआ था। इसका मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो पैदल चल के वहाँ पे आया था। उसके बिल्कुल पैर उसके क्लीन थे। और रिपोर्ट में यह आया कि इसकी मौत जो हुई है वो ठंड लगने से हुई है, जबकि वो जो एरिया था वो गर्म एरिया था और वो सर्दियों का मौसम में नहीं था, गर्मी का मौसम में नहीं था। उसकी मौत ठंड लगने से हो ही नहीं सकती थी। तो किसी को नहीं पता वो बच्चा कैसे वहाँ पे पहुँचा, कैसे हुआ। हालांकि इस केस में तो खैर ऑडियंस को सुनने में थोड़ा अजीब लगे, इस केस में तो क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस इस तरह के कवर किए हैं, तो ये तो 100% एलियंस का मामला था। उसको एबडक्शन करा गया था और किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उसके बाद में फिर उसको वहाँ पे ठूंस दिया गया ढूंढने के लिए। एलियन ले गए थे उसे, ये मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि हो सकता आप लोगों की बात अजीब लगेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपका फर्स्ट टाइम आप इस तरह का कुछ सुन रहे हो, लेकिन मैं इस तरह के बहुत सारे केसेस सुना चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि ये एलियन वाले केसेस में इस तरह की चीज़ें हुई। मतलब जब वो गायब हुआ था तो वो विद इन सेकेंड्स ही गायब हुआ था कि मॉम ने पीछे देखा तो वहाँ से गायब हो गया था विद इन सेकेंड्स। तो कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है, बट आप कह रहे हो कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये हो सकता है एलियंस ने अपडेट करा हो। पैरानॉर्मल भी हो सकता है। एक्चुअली जंगलों की ना अपनी ही कुछ अलग एंटिटीज़ होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे ये तो एक केस था, इसके अलावा भी कई केसेस ऐसे होते हैं। एक केस ऐसा था जिसमें एक बच्चा खो गया था और वो बाद में मिल गया था, और उस बच्चे ने बताया कि मेरे को ना भालू अंकल लेकर गए थे, और भालू अंकल वो मेरे को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तू वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। और वो भी बच्चा उनको 15-20 दिन बाद मिला था, और उस जगह पे मिला था जहाँ पे कि वो कम से कम 10 बार पहले ऑलरेडी सर्च कर चुके थे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं जो कि जंगलों की अलग ही एंटिटीज़ हैं, जिनके बारे में हो सकता है हम जानते ना हो, भूत प्रेतों से अलग, जिन्नात वगैरह से अलग। एक और केस बताता हूँ मैं, लास्ट केस आपको बताओ। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस केस था। इसके ऊपर तो बाकायदा मीडिया में भी बहुत चर्चा हुई थी वहाँ पे। ये भी एबडक्शन पे एलियन की। ये एक्चुअली डिसअपीयरेंस का केस था। ये बंदा गायब हो गया था, किसी को नहीं पता ये बंदा कहाँ मिला। जैसे अभी तो मैंने आपको एक केस बताया ना, इसमें बच्चे की लाश मिल गई थी। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मिलते ही नहीं है वहाँ पे, पता ही नहीं चलता कि गायब हुआ कहाँ, मतलब फेस ऑफ अर्थ से कहाँ चला गया वो बंदा। तो इसमें तो ये बच्चा था, लेकिन इस वाले केस में ना ये एक ट्रक ड्राइवर था, और ये 24 व्हीलर कोई ट्रक होता है, मतलब सबसे बड़ा ट्रक जो होता है ना, वो वाला ट्रक ये चलाया करता था वहाँ पे, डिलीवरी मतलब करता था उस ट्रक की। अब हमारे यहाँ तो जो है लाइसेंस वगैरह इतनी ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है अमेरिका में उनका प्रॉपर साइकिक एवेल्यूशन होता है, मतलब सारी चीज़ें, उनके ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होते हैं, और तब उनको लाइसेंस मिलता है। कहने का मतलब कि वो बंदा बहुत ही समझदार बंदा था, वो इतना बड़ा उसको ट्रक दे रखा था, और उसके ट्रक में GPS भी लगा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, वो बंदा एक जंगल के पास से जा रहा था, जंगल के पास से जाते जाते आराम से जा रहा है जंगल के सामने हाईवे से, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने जंगल में घुसेड़ दिया अपना ट्रक, इतना बड़ा ट्रक। और जंगल में तो अब इतना रास्ता नहीं था कि भाई इतना बड़ा ट्रक जा सके, तो जहाँ तक वो ट्रक ले जा सकता था वो मतलब ट्रक घुसाता ले गया। और इस बीच में जंगल में कुछ लोग भी घूम रहे थे, तो एकदम से वो भी मतलब ट्रक उनके ऊपर चढ़ने वाला था, वो साइड में हटे। तो उन लोगों ने बाद में जब इन्वेस्टिगेशन करी गई, पूछताछ करी गई उस आदमी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब वो ट्रक चला रहा था तो ऐसे चला रहा था जैसे कि वो ट्रांस में हो, जैसे उसको कुछ होश ही ना हो अपना। फिर जहाँ तक वो ट्रक अपना ले जा सकता था वहाँ पे ले गया, और फिर एक पॉइंट पे उसका ट्रक रुक गया, फिर वो वहाँ से उतरा ट्रक से और पैदल पैदल आगे जाने लग गया जंगल की तरफ, गहरे जंगल में। तो वहाँ जब वहाँ उतरा ना वो, तो वहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे, तो उन लोगों ने उससे पूछा, उस बंदे से, कि भाई आप यहाँ पे ट्रक क्यों लेकर आए हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये ट्रक ले आने की जगह है। तो बंदे ने पता क्या बोला, उसने बोला मैं नहीं लेकर आया हूँ, वो लेकर आए हैं। उसके बस उसने इतना ही बोला, और ये बोलते हुए भी वो ट्रांस वाली स्टेट में था, उसको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है कहाँ। और उसके बाद वो अंदर जंगल में गया, उसके बाद ना उसकी कभी कोई डेड बॉडी मिली, ना उसके कपड़ों के कोई निशान मिले, कुछ उसका अता पता नहीं, वो बंदा कहाँ गायब हो गया। मतलब आराम से बंदा सही सलामत अपना ड्यूटी कर रहा है और अपना डिलीवरी के लिए जा रहा है, बीच में ट्रक घुसेड़ दिया और उसके बाद गायब हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस थे, फिर कभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ऑल राइट भाई, क्रेजी एपिसोड, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। आपकी सारी स्टोरीज इतनी वेल नरेटेड थी कि मज़ा दिला दिया आपने, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा।
तो दोस्तों इस एपिसोड को तो हम यही ख़त्म करते हैं। आप अगर हमारे चैनल के थ्रू भाई को जान रहे हो तो भाई के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं, गोल बटन भी आ रहा है, आप इनके चैनल पे जाकर और ज़्यादा इंटेंस और हॉरर स्टोरीज सुन सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर मज़ा आया तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इन स्टोरीज़ को लें, इनको ज़्यादा हावी मत होने दें अपनी लाइफ में। और बस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। गायब ना होए कहीं भाई जंगल में कहीं भी। अपना ध्यान रखें। और भाई का इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और बस यार मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।